दावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में आपको मालूम है कि चाइना लगातार अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत भी अपनी समुद्री क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अब भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए देश में निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ को रविवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुसार ये युद्धपोत बेहतरीन सेंसर्स, मॉडर्न रडार और आधुनिक हथियारों से लैस है, जिसमें कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें लगाई गई हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, एचएएल के द्वारा निर्मित RUAV 200 की पहली उड़ान अब 2023 में शुरू होने जा रही है। बता दें कि 200 किलोग्राम का RUAV 200 हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक रोटेट ड्रोन है। ये अपने साथ 40 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, RUAV 200 को उत्तरी क्षेत्रों में और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि दोस्तों इन क्षेत्रों में जो सप्लाई लाइन है उसे या तो हेलीकॉप्टर्स या फिर जो कुली होते हैं या फिर जो खच्चर और स्थानीय टट्टू है उनके माध्यम से सामान की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में RUAV 200 बेहतरीन समाधान यहाँ पर प्रदान करेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एचएएल की योजना है कि वो RUAV 200 के 60 यूनिट्स को तैयार करेगी और इसके ट्रायल्स पूरा हो जाने के बाद फिर इनका बड़ी संख्या में निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, आज एक बयान बहुत बुरा लगा जब मैंने ट्विटर पर और ये कई जगहों पर एक चीज़ बहुत ट्रेंड हो रही है, जिसमें हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं विपक्ष के पप्पू राहुल गांधी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तवांग में पिटी है। ये बहुत शर्म की बात है। देश के अंदर इस तरीके की बातें होना देश की इमेज को खराब करता है। उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, आप सब जानते ही हैं, लेकिन सेना पर कोई अगर सवाल उठाता है तो हमें आगे आना होता है और हमें आगे आना होगा और हम बोलेंगे हर उस व्यक्ति को, हर उस शख्स को, हर उस देशद्रोही इंसान को भी जो कि भारतीय सेना के ऊपर बेवजह की उंगलियां उठाएगा। जिस तरीके की हरकतें इन्होंने की है और भारतीय सेना को कमजोर और लाचार बताया है, दुनिया के सामने एक मैसेज जा रहा है कि भारतीय सेना पिटी है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरीके का बयान आना क्या हमारे देश की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करता? क्या हमारी सेना पर सवाल नहीं उठाता? क्या करें ऐसे लोगों का, क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि एचएएल और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे, जिसके तहत जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी कि MMTT में बदला जाएगा। साथ ही अब कहा जा रहा है कि इस MOU में एक और संभावना ये है, जिसके तहत ये जो पैसेंजर जेट्स होते हैं उन्हें भी घरेलू मार्गों के लिए कार्गो के रूप में बदला जा सकता है। दरअसल बोइंग 737-800 इनके मालवाहक की पेलोड क्षमता 24 टन के करीब है और इसमें एक बड़ा कार्गो दरवाजा, एक कार्गो हैंडलिंग सिस्टम और 4 नॉन फ्लाइंग स्टाफ और पैसेंजर की बैठने की सुविधा होगी। और ये जो मालवाहक विमान होगा इसमें 12 पायलट्स पोजीशन की क्षमता होगी और पूरी तरह से लोड होने पर एक मालवाहक वो 3700 किलोमीटर की रेंज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये करीबन 26,025 लीटर तक का ईंधन भार भी ले जा सकते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि BSF को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और BSF के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। दरअसल ममता बनर्जी BSF को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार को देने से नाराज है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। वैसे आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार का जो नया कानून है उसके तहत BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या फिर वारंट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले भी BSF 15 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन इस बदलाव से ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। इस दौरान अमित शाह जी ने कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ BSF की नहीं है, राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि 2025 तक रक्षा उत्पादों का लक्ष्य वर्तमान के $12 अरब से बढ़कर $22 अरब करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की में एक सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में वे अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए विकास की कितनी संभावनाएं खुली है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने रक्षा पूंजी का एक हिस्सा घरेलू खरीद के लिए आरक्षित कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुल बजट का 68% यानी कि 68% घरेलू उद्योग की खरीद के लिए है, जबकि 25% निजी क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय उद्योगों, विदेशी OEM से रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की अपील की है, ताकि अनुसंधान यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए नई तकनीकों को विकसित किया जा सके। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के सैनिकों ने हर अवसर पर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा कि गलवान और तवांग में भारतीय सेना ने अग्रिम मोर्चों पर
अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा और विकसित बनकर ही भारत महाशक्ति बन सकता है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि भारत ना तो किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और ना ही उसका ये इरादा किसी देश की 1 इंच भी जमीन हथियाने का है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि नई सरकार के समय भारत 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका आकार 35 खरब डॉलर का है और 8 वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत ने विकास की दिशा में एक ऊंची छलांग भी लगाई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को लेकर। हालांकि ये टेस्ट रात के समय किया गया था, जो कि 15 दिसंबर को हुआ था। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये कोई सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं था। हो सकता है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो। आपको बता दें कि जिस तरीके से चित्र जारी किए गए हैं, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट म्यांमार और बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर ये मिसाइल बिल्कुल वैसी है जैसे ये मिसाइल बिल्कुल उसी लॉन्च क्षमता के साथ है जिस तरीके से चाइना का DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसे कि 2018 में चाइना ने लॉन्च किया था। मिसाइल ने तुरंत अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ा और ये लंबे समय तक अपने लॉफ्टेड ट्रेजेक्टरी में रही। साथ ही इसने अपनी दिशा भी बदली और ये हो सकता है कि भारत का अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का ही परीक्षण हो और ये भारत ने चाइना को एक करारा जवाब दिया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस प्लांट में राफेल और फाल्कन 2000 जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस पर फ्रांस ने कहा कि राफेल फाइटर जेट के जो 5 हिस्से हैं वो वर्तमान में भारत में नागपुर फैसिलिटी में तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें फ्रांस की असेंबली लाइन में भेजा जाएगा, जहां इन्हें राफेल के ग्लोबल कस्टमर के लिए असेंबल किया जाएगा, जिसमें कि भारत भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से कहा गया कि डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में फाल्कन 2000 के अलग अलग सेगमेंट्स बनाए जा रहे हैं और इन्हें भी फ्रांस भेजा जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएस की फर्म जनरल एटॉमिक्स ने कहा है कि अगर भारत MQ-9B ड्रोन्स की 30 यूनिटें खरीदता है तो इसके लिए वो भारत को इस ड्रोन की नीश टेक्नोलॉजी को भी देगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत डिटेक्ट और अवॉइडेंस सिस्टम भी खरीदना चाहती है, जिससे कि ये जो UAVs है वो सिविलियन एयर स्पेस में भी उड़ सकते हैं और इसके लिए अलग से कोई कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों, भारत खुद के अपने UAVs के लिए भी लिंक्स मल्टीमोड रडार को भी देख रहा है अमेरिका से खरीदने के लिए, जिसे कि भारत अपने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV में लगाएगा, जो कि इस ड्रोन को हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी क्वालिटी वाली जो तस्वीरें होती हैं वो देने में सक्षम बनाएंगी हर मौसम में। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, मूविंग टारगेट इंडिकेटर और मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च मोड भी होंगे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने पार्लियामेंट में बताया कि पिछले 3 सालों में भारत ने थिमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्लोज इन वेपन सिस्टम और 7.62 × 51 mm की आर्सनल मशीन गन और ग्राउंड सपोर्ट मिशन टेस्ट इक्विपमेंट्स के अलावा एयरपोर्ट सर्विलांस रडार, डॉपलर रडार इंपोर्ट किए। साथ ही भारत ने 7.62 × 51 mm स्नाइपर राइफल और .338 लापुआ मैग्नम स्नाइपर राइफल को भी किसी विदेशी देश को भी एक्सपोर्ट किया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्टील कटिंग सेरेमनी का आयोजन किया अपनी 8वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को बनाने के लिए, जिसे कि भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। दरअसल 16 इस तरीके की जो वेसल्स हैं उन्हें कोचिन शिपयार्ड और गार्डन शिपयार्ड संयुक्त रूप से तैयार कर रहे हैं, जो कि 2026 से ऑपरेशनल भी होने लगेंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन ऑर्डर दे सकती है 150 AGS के 2023 की शुरुआत से और इनकी डिलीवरी 2024 के अंत से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 80 AGS की जो 2 वेरिएंट्स हैं, जिन्हें कि 2 प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स यानी कि टाटा डिफेंस और कल्याणी ग्रुप तैयार कर रही हैं, इनमें से जो भी जीतेगा उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा। साथ ही जो दूसरा मैन्युफैक्चरर होगा वो इसी तरीके की गन को तैयार करेगा, लेकिन उसके पास ऑर्डर्स कम होंगे। लेकिन इसके बाद जो बल्क ऑर्डर होगा यानी कि 600 यूनिट्स का, वो 3 बैचों के तहत खरीदा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 2000 यूनिट्स की भारतीय सेना को जरूरत है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, SSS डिफेंस को एक बार फिर से नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी से 610 AK-47 मॉडिफिकेशन किट्स का ऑर्डर मिला है। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने 675 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था AK-47 की मॉडिफिकेशन किट्स के लिए SSS डिफेंस को। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने पिछले 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में 3097 यानी कि 3097 किलोमीटर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने इस बारे में बताया कि रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का काम BRO को सौंपा है
साथ ही आपको मैं बता दूं कि सेना के द्वारा 5 साल की लंबी अवधि के रोल ओवर वर्क्स प्लान के आधार पर प्राथमिकताएं भी तय की गई हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 570 लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदने पर विचार कर रही है। ये लॉजिस्टिक ड्रोन के 2 संस्करण खरीदे जाएंगे, जिसमें से पहले संस्करण को 12,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर होगा। इसके अलावा दूसरे संस्करण को 12,000 फीट से 18,000 फीट के बीच में ऑपरेट किया जाएगा। दरअसल भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात अग्रिम सैनिकों के लिए लास्ट माइल डिलीवरी की दिशा में लॉजिस्टिक कार्य को पूरा करने के लिए इस तरीके के लॉजिस्टिक ड्रोन्स की मांग कर रही है, जो कि हवा झोंके की स्थिति या बारिश या बर्फ में भी ऑपरेट किए जाने में सक्षम होने चाहिए। दोस्तों, भारतीय सेना की जो अनिवार्य विशेषताएं हैं उसमें प्रत्येक लॉजिस्टिक ड्रोन में प्रति उपकरण एक एरियल व्हीकल, एक मैन पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक रिमोट वीडियो टर्मिनल, एक कलर डे वीडियो कैमरा, मोनोक्रोमेटिक नाइट थर्मल सेंसर और अतिरिक्त बैटरी का सेट होना चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन का मुकाबला करने के लिए जापान अब भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने वाला है। इस बारे में जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक राष्ट्र के रूप में जापान मुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगा। जापान की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत यानी कि क्वाड साझेदारी जैसे प्रयासों के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग को मजबूत करेगा। जापान का कहना है कि भारत, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देशों, आसियान देशों के साथ वो सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। वहीं आपको मालूम है कि जापान ने चीन की नीतियों का हमेशा से विरोध किया है। साथ ही दोस्तों, जापान ने चीन के बढ़ते प्रयासों और बलपूर्वक यथास्थिति को एक तरफा बदलने की नीति का भी विरोध किया है। लेकिन अब जापान इस तरीके के फैसलों के खिलाफ तैयार हो गया है और एकजुटता के साथ वो अपने सहयोगी देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये अभी तक के डिफेंस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।